आप सभी। मेरा नाम है हेमंत और ये आपका प्यारा सा चैनल समर्पण नीट। तो वापस से स्वागत करता हूँ आपका। और कुछ दिन के डीले के लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा कि कुछ काम के चक्कर में बिजी भी हो गया था और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं आ नहीं पाया थोड़ा रेगुलर टाइम पे। बट हम कंटिन्यू रखेंगे यहाँ से और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपसे जुड़ा रहूँ। और जैसे कि हमने अपना लास्ट लेक्चर में चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड वाला, आज हम उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। डिफाइनिंग फीचर्स और वगैरह हमने देख ही लिया था। हम यहाँ से आगे देखने वाले अपना डाइवर्सिटी वाला, फिर टैक्सोनॉमी वगैरह, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी मुझे। ये जो आप देख रहे हैं डेली टारगेट, बताता हूँ इसमें मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। अभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी नीट की एग्ज़ाम पास में है और हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, कि हम कोई चीज़ टारगेट बना रहे हैं वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो पा रहा है या हम डिसकंटिन्यू हो जा रहे हैं बार बार। और एग्ज़ाम पास में है, टेंशन अलग से हो रही है, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है और चीज़ें कुछ फॉलो नहीं हो रही है। इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बट एक प्रॉपर तरीके से मैं स्टेप वाइज चीज़ें बताऊंगा और आप खाली कुछ दिन ट्राई करना और प्रैक्टिकली अगर वो आपको फायदेमंद लगता है तो ही आप इसे फॉलो करना और आपके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ बनने वाली है। जैसे कि हम क्या होता है कि हम अपना जो भी डेली गोल बनाते हैं वो हम सबसे पहले चीज़ की कुछ भी सोच के रैंडमली बना लेते हैं। बट सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है देखना कि हम डेली लेवल पे कितने घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें अपना डेली टारगेट सेट करना है। मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें मेन फोकस क्या करना है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको बहुत हेल्पफुल ये होने वाला है। सबसे पहली चीज़ लिखी है इसमें बिफोर स्लीप। बिफोर स्लीप का क्या मतलब होता है? सोने से पहले। सोने से पहले टारगेट लिखना है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि हम सुबह उठते हैं और टारगेट बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं, और जो रात में लिखते हैं और वो फॉलो होता है, दोनों में मैं आपको अंतर बताता हूँ। ज़मीन आसमान का फर्क होता है। आप जब रात में सोने से पहले अपना टारगेट लिखते हो ना कि मुझे मान लो ये बायो का कोई चैप्टर करना है या अगला कुछ ये करना है ये करना है, आप जब इस तरह से प्रॉपर डिफाइंड करके एक स्टिक में लिख के आप उसे रख लेते हो या अपने डायरी में लिख लेते हो कि हाँ मुझे कल ये चीजें करना है स्टेप वाइज स्टेप, तो आपको क्या होता है जब आप सुबह उठते हो ना तो आपका माइंड उसी जोन में वर्क करता है। आप ये चीज आप फील करना, आप ये चीज करके देखना। आप जब सुबह उठोगे ना आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि आज मुझे क्या करना है। आपका उठते ही आपका माइंड उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। आप ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी कि आज मुझे ये चीजें कंप्लीट करना है, ये चीजें बहुत जरूरी है, यहाँ तक लेके जाना है। तो बिफोर स्लीप क्यों बनाना है ये क्लियर हुआ। सुबह भी आप बनाओगे फॉलो होगा नो डाउट, बट ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है रात में हम अपना सोने से पहले। जरूरी नहीं है आप रात में सो रहे हो या आप रात भर पढ़ाई कर रहे हो, मेन मतलब है सोने से पहले। आप चाहे पूरी रात पढ़ाई की, आप सुबह आप सोने जा रहे हो तब भी आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बॉडी जब रेस्ट करके उठे तो उस जोन में ही एंटर होनी चाहिए। फिर दूसरा अपना सेट रियलिस्टिक टारगेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रियलिस्टिक टारगेट मतलब कुछ भी टारगेट नहीं बना लेना है, आपको प्रायोरिटी बेस्ड पे बनाना है। प्रायोरिटी बेस्ड पे कि मतलब आप ये देखो कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कौन सी चीज है, वो मुझे करना ही करना है। फिर उसके बाद कौन सा, मतलब 3 से 4 प्रायोरिटी की चीजें आपको रखनी है कि जो मेरे को ये 3-4 चीजें करनी ही करनी है। बहुत ज्यादा टारगेट नहीं बनाने। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मालूम है? हम 7-8 टारगेट लिख डालते हैं कि मुझे ये भी करना है ये भी करना है ये भी करना है वो भी करना है, बट होता कुछ नहीं है हमसे। तो हमें मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा हमें नहीं बनाने टारगेट। इसी में समेट देना है कि बायो है, बायो में मुझे रिवीजन करना है, इतने क्वेश्चन लगाने हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर डिफाइन करके हमें उसमें सेट करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी मैटर करती है, मेंशन प्रॉपर ड्यूरेशन। प्रॉपर ड्यूरेशन मतलब कि मान लो बायो का ये चीज है, मैंने एनसीईआरटी रिवाइज करी और उसके बाद मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मैं एक
बेसिक कैलकुलेशन लेके चलूंगा कि इसमें मुझे इतना टाइम लगता है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता आया हूँ तो मुझे पता है इतना टाइम लगता है, मान लो 1.5 घंटे में मुझे पता है पूरा हो जाएगा। तो मैं टारगेट लेके चलूंगा 1 घंटे 40 मिनट या 1 घंटे 35 मिनट, ऐसा कुछ राउंड ऑफ फिगर लिख लूंगा जिसमें मुझे पता है रियलिस्टिक है कि हाँ हो जाएगा पॉसिबल। ऐसे तीनों चारों सेगमेंट में लिख लेना है। इस तरह से प्रॉपर जब हम लिखेंगे, जो हमारा नोट होगा ना, ये चीज रख के जब हम सोएंगे तो वो ब्रेन में छप जाएगी। सुबह उठते ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो चीज ऑटोमेटिक रिपीट मोड पे चल रही है। तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ये आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप एक बार इसे ट्राई करना और कोशिश करना कि इसके अकॉर्डिंग एक बार चलना। और या फिर आपको जो आपके हिसाब से लगता है कि मान लो मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ 7 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो उसी के आसपास आपका टारगेट मैच करना चाहिए। तब इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो ये तो हमारी थोड़ी सी बात हुई इससे रिलेटेड, जो कि ज़रूरी बहुत था समझाना या एक बार आपसे शेयर करना, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट सा लगा तो मैंने किया। हम बहुत टाइम नहीं लेंगे और जो काफ़ी चीज़ें हैं वो सब किसी और लेक्चर में कभी भी हम कवर कर लेंगे, बट आज हम अपना यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और आगे हम लेके चलते हैं चैप्टर को। हम स्टार्ट करते हैं अपना डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से, कि इसमें हम देखने क्या वाले हैं। हेडिंग डाल लेते हैं पहले तो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। पहले तो ये डाइवर्सिटी का मतलब देखते हैं, होता क्या है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब सिंपल सा होता है विभिन्नताएं, मतलब जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं हमारे आसपास या उनकी संख्या जितनी है, जितने प्रकार के हैं जितनी संख्या है, इन्हें हम कहते हैं डाइवर्सिटी। की मतलब कितनी विभिन्न प्रकार की हमारे लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसे लिख भी लेते हैं कि हम जैसे जैसे एरिया बढ़ाते हैं ना, हमें नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ती हुई दिखती हैं। एज वी इंक्रीज एरिया, नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज इंक्रीजेस। हम जैसे ही एरिया बढ़ाते हैं हमें नंबर ऑफ स्पीशीज एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज बढ़ती हुई नजर आती हैं। और ऐसा भी होता है कि सेम जगह पे डिफरेंट, मतलब टाइम पे कह लो या अलग अलग समय पे, हम जब आते हैं वापस से वहां पे देखते हैं कि स्पीशीज हैं या नहीं है, तो हमें बढ़ी हुई स्पीशीज नजर आती हैं। जैसे कि एज वी एक्सप्लोर new areas or even the old ones, new species found continuously। इसका मतलब आपको समझा देता हूँ कि हम नए नए एरियाज, हम जैसे ही वहां पे हम एक्सप्लोर करते हैं हमें स्पीशीज नजर आती हैं। और ऐसा भी होता है कि हम पुराने जगह पे भी हम अलग समय पे जाते हैं तो हमें नई नई स्पीशीज दिखती हैं। जैसे मान लो कि हम गर्मी के मौसम में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में देख रहे हैं, स्पीशीज हमें नजर आई। हम ठंडी के मौसम में देखें तो कुछ और भी ऐसी स्पीशीज हैं जो ठंड के मौसम में हमें बाहर दिख गई। या फिर हम बरसात के टाइम पे आए तो हमें कुछ और स्पीशीज हुई जो हमें सिर्फ बरसात के ही टाइम पे दिखी, वो चाहे मेंढक हो या कोई भी हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम चाहे ओल्ड वंस में भी देख रहे हैं, वहां पर भी हमें न्यू स्पीशीज दिख जा रही हैं। एक वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी, जो कि यही है मतलब, बट फिर भी आप डेफिनेशन एक बार लिख लो। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यही मतलब होता है
कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। और एक पॉइंट है कि कितनी स्पीशीज अभी तक डिस्कवर्ड हुई हैं और उनके नाम लिखे जा चुके हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। मतलब 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हमने डिस्कवर्ड किए और उससे नाम भी दिया है। ठीक है, यहाँ से हम आगे आते हैं। वैसे इतनी जगह में तो हो जाना चाहिए, हम डाल देते हैं। ये अपना हुआ। यहाँ से हम आगे आते हैं अपना टैक्सोनॉमी पे। कि टैक्सोनॉमी होती क्या है। टैक्सोनॉमी है कि आपका ये एक साइंस है। समझाता हूं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग organisms on the basis of similarities and dissimilarities। क्या मतलब है? टैक्सोनॉमी क्या है? ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, कि उन्हें क्लासिफाई कर दिया गया है। बट किस बेस पे? उनका बेस है हमारा सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, उनमें समानताएं और असमानताएं, इसके बेस पर हमने क्लासिफाई किया है। उसी विज्ञान को हम कह रहे हैं टैक्सोनॉमी। वापस से एक बार बता देता हूँ कि टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं, उनका बेस हम लेते हैं, उनमें समानताएं और असमानताएं, इसके बेस पर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। इस चीज को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में देखो दो चीज है। उससे पहले एक यहाँ पे और लिख लेते हैं थोड़ा सा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम कहते हैं कैरोलस, कैरोलस लीनियस को हम कहते हैं, कैरोलस लीनियस को हम कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की ये तो कुछ बातें थी, थोड़ा सा और आगे क्लासिफाई करना था। आप एक बार इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि टैक्सोनॉमी में और भी दो तीन चीजें क्या है। मेन तो आपकी डेफिनेशन ये क्लियर है कि इसमें क्या होता है। डेफिनेशन तो अभी हमने देखा कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, उन्हें अलग अलग एक कैटेगरी में रखते हैं, उनमें समानताएं और असमानताएं के आधार पर। तो ये हमारा टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन हुआ। एक बार आप नोट कर लो तो हम आगे देखते हैं। तो टैक्सोनॉमी की तो डेफिनेशन हमने देखी। टैक्सोनॉमी में हमें ये तो पता चला कि टैक्सोनॉमी का क्या मतलब है। पहले थी ओल्ड टैक्सोनॉमी, जो मतलब पहले हम कैसे उन्हें क्लासिफाई करते थे, सिर्फ एक ही फीचर देख के कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स पर, कि हमने बाहरी रूप रंग देखा और उसे क्लासिफाई कर दिया, सीधा सिंपल।
पहले के समय में कोई दिमाग लगाते थे ही नहीं। फिर हम आए कहां पर, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी में एक्सटर्नल फीचर्स तो हम देख ही रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर्स देख ही रहे हैं, साथ ही साथ इंटरनल फीचर्स भी हम देखते हैं। इंटरनल कि भाई बाहर रूप रंगी नहीं, अंदर से भी कैसा है। और इसमें तीन चीज और है जिसे मैं अपने तरीके से सिंपल से जो याद रखता हूं वो मैं बता देता हूं कि क्या है। ECD, मॉडर्न से मुझे याद आता था हर बार कि मॉडर्न जमाने में कंप्यूटर आया और हम हार्ट की एक्टिविटी वगैरह देखते थे, ECG वगैरह आपने पढ़ा होगा। ECG की जगह में ECD याद रखता था। इससे याद हो जाता है कि इकोलॉजिकल रोल हम देखेंगे उस ऑर्गेनिज्म का, सेल का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। D से होता है डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये चीज हमें याद रखनी है मॉडर्न टैक्सोनॉमी में। इसी का एक और पार्ट है जिसे आप कहते हो सिस्टमैटिक्स। अब ये सब क्या है, ये वही क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का ये अपग्रेडेड वर्जन होता चला जा रहा है कि फिर मॉडर्न टैक्सोनॉमी आई, सिस्टमैटिक्स आई। सिस्टमैटिक्स में एक तो अपना ये पॉइंट है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रॉपरली सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो इनमें अलग क्या है बाकी सबसे, बाकी सबसे अलग ये है कि इनमें तो ये सारी चीजें देख रहे हैं, एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल रोल का मतलब ये होता है कि हमारे नेचर में इसका क्या रोल है। सेल का स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि उसके जो सेल है उसका आकार किस तरह का है। डेवलपमेंट प्रोसेस ये होता है वो किस तरह से धीरे धीरे विकसित होता गया, ये चीजें हैं। तो इनमें अलग क्या है जो ये अपग्रेडेड है, इसमें ये है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी इनकी देखते हैं कि भाई इनके पूर्वज कौन थे, उनके बेसिस पे भी हम इन्हें देखते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं थी, यहाँ पे यही एक चीज है जो सिस्टमैटिक्स को डिफरेंट करती है इनसे, कि इनके पूर्वज तक से हम इन्हें देख के हर चीजें प्रॉपर समझ के एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनाते हैं। इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी आती है और ये सारी चीजें भी आती हैं। यही एक इसमें नया है जिसे हम फाइलोजेनी भी कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा फाइलोजेनी, यही मतलब होता है। अब ये जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है ना, ये सबसे पहले यूज किया था कैरोलस लीनियस ने। वर्ड फर्स्ट यूज कह लो या ये टर्म यूज किया था सबसे पहले, टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय कैरोलस। ये टर्म सबसे पहले यूज किया था कैरोलस लीनियस ने। और ये जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है अपना। एक वर्ड आता है टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है,
टैक्सन एक तरह का साइंटिफिक वर्ड है उन चीज़ों को डिनोट करने के लिए, वो चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे जितने भी है या हमारी जो भी कैटेगरीज हैं जिनसे रिलेटेड हमारे दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है और हम पहचान जाते हैं अच्छा ये चीज़ है। जैसे कोई एनिमल है, मैंने कहा कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मैंने एक डॉग को देखा, तो सबसे पहले उसकी अपीयरेंस नजर आई, वो मुझे दिखा, फिर उसका नाम दिमाग में, अच्छा ये डॉग है। मैंने कोई प्लांट देखा, फिर उसका नाम आया। तो ये जो चीजें दिमाग में रिलेट हो जा रही है या समझ आ जा रही है, अच्छा ये चीज है, या प्रॉपरली वो देख के ही समझ आ जा रही है, तो उन सारी चीजों को एक साइंटिफिक टर्म में कहा गया है टैक्सॉन। अब वो कुछ भी हो सकता है और वो किसी भी कैटेगरी पे हम उसे कह सकते हैं, चाहे मान लो मैमल्स हो गया, मैमल से रिलेटेड भी हमारे दिमाग में इमेज आ जाती है। मैमल्स मतलब हम सोचते हैं अच्छा हाँ मैमल्स, बॉडी पे हेयर होंगे, मेमोरी ग्लैंड होंगी, कुछ फीचर्स मतलब हमारे दिमाग में हैं, तो वो टैक्सन में ही आ गया। फिर चाहे हमने कह दिया कि एनिमल हो गया, एनिमल कुछ भी एनिमल हो गया, या मैंने डॉग कह दिया, कैट कह दिया, ये सारी चीजें हो गई, या मैंने आर्थ्रोपोडा कह दिया, मतलब जिनसे कुछ फीचर्स हमारे दिमाग में आए कि जॉइंटेड लेग्स हैं, ये बिल्ली है तो इसके कुछ फीचर्स हैं। बहुत सिंपल सी चीजें लिखी हैं, 5-6 लाइनें, आप एक बार जब रीड करोगे तो आपको क्लियर कट समझ भी आ जाएगा। उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन ना कभी आते हैं ना कभी आए हैं। मेन ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसे आप प्रॉपर याद भी कर लेना, ये चीजें भूलना मत। मॉडर्न टैक्सोनॉमी एक बार मैंने आपको बताया कि कैसे याद रखना है, मुझे मेजरली ऐसे ही याद रहता था कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में ईसीजी में याद कर लेता था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाला, तो ये चीज से याद हो जाता। आप एक बार नोट कर लो, फिर हम नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं आगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक चीज देखते हैं, हमारे जो टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा, कुछ स्टेप्स हैं क्लासिफिकेशन के, स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि कैसे क्लासिफाई करना है, उसके कुछ स्टेप्स हैं। अभी एक बार याद भी करा देता हूँ क्या है। पहला है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। सिंपल है। क्लासिफिकेशन मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन, मतलब पहले उसके कैरेक्टर्स देखेंगे कि अच्छा हाँ उसके 2 हाथ 2 पैर, कुछ कुछ किस तरह से है, उसके बॉडी पे हेयर है, थोड़ा बहुत दिख रहा है कि हाँ एक तरह से ह्यूमन की तरह नजर आ रहा है। तो पहले हमने उसके कैरेक्टर्स देखे कि कैरेक्टराइज कर लिया हमने, मतलब हमने उसकी लिस्टिंग कर ली, लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स। अब उसके कैरेक्टर्स लिस्ट कर लिए एक बार कि मतलब इसमें इस तरह के कैरेक्टर हमें नजर आ रहे हैं, तो ये किससे मिलते जुलते हैं, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये इस तरह के उसमें मतलब आता है, या ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन से मिलता जुलता लग रहा है, तो अब हम उसे उस कैटेगरी में क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, पहले उसके कैरेक्टर्स देखे, सबसे पहले आंख पड़ी तो उसके कुछ कुछ फीचर्स देखे, अच्छा ये इस तरह का दिखता है, ऐसा ऐसा है, किससे मिलता जुलता है, आइडेंटिफाई किया सबसे पहले कि अच्छा ये ऐसा मिलता जुलता है, किस कैटेगरी में अब इसको डालना है, क्लासिफाई किया। अब अगर उसका नाम पहले नहीं प्रेजेंट है कभी और अब नया नाम देना है, तब हम नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। अब यहाँ से नॉमेनक्लेचर पे हम देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर में नॉमेनक्लेचर
नॉमेनक्लेचर में हम देख रहे हैं, नॉमेनक्लेचर में शुरू में दिक्कत यही आती थी सबसे पहले कि ये जो लोकल नेम्स थे ना, ये हर जगह वेरी करते थे। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम इंडिया में ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से रहता था। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता था कि इसका नाम ये है कि ये है कि ये है। तो हमें एक साइंटिफिक टर्म चाहिए था प्रॉपर, जो एक नाम हर जगह जाना जाए पूरे वर्ल्ड में। तो ये जो लोकल नेम्स थे, लोकल नेम्स क्रिएट्स confusion because it's vary from place to place। एक जगह से दूसरे जगह पे ये वेरी करते थे, इनका नाम हर जगह वेरी करता था। तो नॉमेनक्लेचर में हमने एक चीज ये इंट्रोड्यूस की कि वन नेम गिवन टू ओनली वन ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर में यही एक चीज थी कि एक नाम दिया जाएगा एक ही ऑर्गेनिज्म से, जिसमें हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है एक नॉमेनक्लेचर जो कि है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इसके नाम में ये है कि दो है, क्या दो चीज है? फर्स्ट टर्म इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड टर्म इज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। और ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया किसने था? गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। इसमें ये जो नॉमेनक्लेचर है, एक सेकंड, नॉमेनक्लेचर में ये जो हम वर्ड्स उठाते हैं ये लैटिन से डिराइव होते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड। मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर के जो भी वर्ड हम उठाते हैं वो लैटिन लैंग्वेज के उठाते हैं या फिर उन्हें लैटिन में कन्वर्ट कर देते हैं। लैटिनाइज्ड का मतलब है लैटिन भाषा में कन्वर्ट कर देना। सेकेंड पॉइंट है हमारा, पहला तो ये हुआ डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड। ठीक है। रिटन हम लिखते किसमें? रिटन इन इटैलिक्स to denote its Latin origin। इटैलिक्स में लिखते हैं ताकि उसका लैटिन ओरिजिन दर्शाया जा सके। एक पॉइंट है when handwritten separately underlined। सेपरेटली अंडरलाइन का है, ध्यान रखना। जैसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का एग्जांपल आप देखो तो मैं लेता हूं मैंजीफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का नाम है और साथ में हम लिखते हैं ऑथर का नेम इन एब्रिविएटेड फॉर्म। ये है आपका जीनस, ये है आपका स्पेसिफिक एपिथेट।
स्पेसिफिक एपिथेट है। जीनस है हमारा फर्स्ट वर्ड इन कैपिटल लेटर। स्पेसिफिक एपिथेट सेकंड लेटर इन स्मॉल लेटर। ठीक है। लिंक, ये है हमारा ऑथर नेम, ऑथर्स नेम। इन एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म मतलब अधूरे में, कंप्लीट नहीं लिखा है। नॉट अंडरलाइंड और नॉट इन इटैलिक्स, ये भी ध्यान रखो। नॉट अंडरलाइंड एंड नॉट इन इटैलिक्स। ठीक है, ये चीज अपने क्लियर होती है। यहाँ से एक चीज आती है कि हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर बनाया, हर चीज का एक कोड बनाया, क्लासिफिकेशन के स्टेप्स बनाए। उसके बाद कुछ चेंजेस आए और ये चीज रखा गया कि जब भी आपको एक प्लांट का नाम देना होगा तो आपको एक कोड के रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसे हमने कहा ICBN। ये था प्लांट्स के लिए, जो कि था इंटरनेशनल कोड फॉर, याद रखना, फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगला था, अगर आपको एनिमल्स के लिए लिखना है तो आपको इसके कोड के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि था इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये चीज देखना, ध्यान रखना। इसमें फॉर है, इसमें ऑफ है। तो यहाँ पे ये चीज तो हमने कवर कर ली अपना, नोमेनक्लेचर वगैरह ये सारे पार्ट। अगला हम देखने वाले हैं जो कि हमारा रहने वाला है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला पार्ट और फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो कि हट गया है, एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और आपको मैंने जो चीज़ स्टार्टिंग में एक बार बताई थी कि अपने टारगेट गोल कैसे लेके चलना है, आप एक बार उसको ट्राई करना और आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा, उसका क्या बेनिफिट हुआ, या आपके कंसिस्टेंसी में कुछ फर्क पड़ा, या जो आप पहले से पढ़ते आए हो उसमें कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे बात करेंगे, आप आराम से नोट कर लो और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप एक बार रिवाइज कर लो प्रॉपर, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपसे कनेक्टेड रहूं। सो थैंक यू।